हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। उसका कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसका टाइटल है वन नेशन वन इलेक्शन। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर पैनल बनाया गया था। उस पैनल ने गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी थी कि आप इन रिकमेंडेशंस के साथ वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है उसे हमारे देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उन्हीं रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने यहाँ पर चीजें क्या करी हैं, अप्रूव करी हैं कि कुछ चीजें जो है या जो कुछ आपने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको बेसिस मानकर हम अपने कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को यहाँ पर दी गई थी ये एक पैनल के द्वारा दी गई थी। इस पैनल के जो चेयरमैन थे उनका नाम था हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। ये एक रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस जो है वो हमारी करंट प्रेसिडेंट को अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियली जो है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं उनको साथ में कंडक्ट कराने की बात करी गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो अभी जैसे कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, उससे पहले भी कुछ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे, तो सबका टाइम अलग अलग है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में जिसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें लोकसभा और जो आपके विधानसभा या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनका इलेक्शन साथ में कंडक्ट किया जाएगा। अगला स्टेप जो है वो यहाँ पर ये है कि जो हमारे लोकल बॉडी के इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शंस का मतलब ये हुआ कि जैसे पंचायत के इलेक्शन हो गए या म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो गए, हमें आगे जो है वो यहाँ पर कोशिश ये करनी है, मतलब अगले 100 डेज में जब आप स्टेट और लोकसभा के इलेक्शन साथ में कंडक्ट कर लोगे उसके 100 डेज में हमें ये कोशिश करनी है कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर क्या किया जाए, वो भी साथ में कंप्लीट किया जाए। अब अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये एकदम से दिमाग में क्यों आया है ना, पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे इनिशियल इलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, फिर 57 में, 62 में, 1967 में, इस टाइम पीरियड पर क्या होता था कि लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शन है वो साथ में ही होते थे। फिर 1967 के इलेक्शन के बाद ना डिफेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो निकलकर सामने आया। आया राम गया राम, जो एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल फ्रेज आपको देखने को मिलेगा, वो चीज यहाँ पर सामने आई। तो उसकी वजह से जब डिफेक्शंस यहाँ पर होने लग गए, जब गवर्नमेंट यहाँ पर गिरने लग गई, तो फिर उनके इलेक्शंस का जो टाइम है वो लगातार आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी है इसे भी यहाँ पर रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिकॉज इलेक्शन की जो पूरी की पूरी प्रोसेस इंडिया में देखने को मिलती है बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत पैसा यहाँ पर लगता है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, टैकल किया जा सकता है। तो 1967 के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस हैं ये अलग अलग यहाँ पर हो रहे हैं, ये साथ में होते हुए आपको दिखाई नहीं देते हैं। अब जैसे आप लोग इलेक्शन की बात करते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में सुना होगा, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में सुना होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि नेशनल लेवल पर जहां पर पूरी कंट्री में ईवीएम का यूज यहां पर स्टार्ट कर दिया गया था वो कौन सा ईयर था ये, या कौन सा लोकसभा इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि वीवीपैट जो है वो कौन से ईयर से हमारे इलेक्शन में यहाँ पर यूज की जाने लग गई। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है वो करंट गवर्नमेंट ही यहाँ पर नहीं कर रही है। अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग कमिटीज के द्वारा इसकी रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ने 1983 में अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये बात करी थी। 1967 तक तो साथ में इलेक्शन होते थे, फिर बंद हो गए, फिर अलग अलग टाइम पर इलेक्शन को कंडक्ट यहाँ पर किया जाने लग गया, तो प्रॉब्लम आने लग गई। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में 1983 में इस बात को मेंशन किया कि भैया साथ में इलेक्शन हम लोग यहाँ पर करा सकते हैं। सेम चीज अगर आप देखोगे तो जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1999 में, वहां पर भी ये चीजें मेंशन करी गई। फिर हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस बात को इंट्रोड्यूस किया, और इन्होंने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया तो नीति आयोग ने इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो पेपर वर्क भी कंप्लीट किया कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे उन चीजों को यहाँ पर रिजोल्व किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रिलायबल यहाँ पर एक अप्रोच रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने यहाँ पर पेपर बनाया। लॉ कमीशन ने 2018 में जो है वो एक वर्किंग पेपर में अपने मेंशन किया कि हमें 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस की यहाँ पर जरूरत होगी। मतलब जो अभी के टाइम पीरियड पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है
या जिस तरीके से पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है उनके बेसिस पे हम वन नेशन वन इलेक्शन को यहाँ पर अचीव नहीं कर सकते, उसमें से कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिर 2019 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये डिसाइड किया गया कि हम लोग एक कमिटी यहाँ पर बनाएंगे और जो भी अलग अलग तरीके के इश्यूज यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं उनको रिजोल्व करने का काम किया जाएगा। फिर उसके बाद 22nd लॉ कमीशन को भी ये पर्टिकुलर टॉपिक बताया गया कि भैया आप लोग भी देख लीजिए, जो भी आपकी तरफ से चेंजेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको रिजोल्व करने के जो तरीके हो सकते हैं वो सब चीजें आप यहाँ पर बता दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस में अगर आप मेन चीज देखोगे तो यहाँ पर बोला गया कि हमें अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन यहाँ पर करवाने हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 15A जो है वो यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मिलती है, उसे पार्ट 15 में जो है वो इंक्लूड किया गया। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में हमें एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट 15A में जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि सितंबर 2013 में अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर जो कमेटी है जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाई लेवल कमेटी, तो उसका अपॉइंटमेंट किया गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसके चेयरमैन हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी आपको देखने को मिलेंगे और इनका पर्पस ये था कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो भी चैलेंजेस है उनको रिजोल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सब चीजें आप हमें प्रोवाइड करिए। और इस पर्टिकुलर हाई लेवल कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो मार्च 2024 में जो है वो यहाँ पर सबमिट करी। ये जो पूरी की पूरी कमेटी आपको देखने को मिल रही है, इसमें हमारे जो चेयरमैन है इनको इंक्लूड करते हुए टोटल 8 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। उनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अमित शाह जी हैं, फिर कांग्रेस के मेंबर हैं अधीर रंजन चौधरी, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह हैं। तो इन सब लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद जो अर्जुन राम मेघवाल हैं जो कि जस्टिस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इनकी मीटिंग्स वगैरह को यहाँ पर अटेंड करते थे। तो ये सारे लोग हैं और इनकी रिकमेंडेशन से ये चीजें यहाँ पर तैयार हुई हैं। अब रामनाथ कोविंद जो पैनल आपको देखने को मिलेगा, इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी, मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। पहली बात यह है कि हम लोग पहले लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को जो है वो टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2029 में जो इलेक्शंस है वो स्टेट के और लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो साथ में होते हुए दिखाई दें। दूसरी बात यहां पर बोली गई है कि लोकल बॉडी पोल्स विद इन 100 डेज म्युनिसिपल एंड पंचायत, मतलब कि जब लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साथ में कंडक्ट हो जाएंगे तो उसके अगले 100 डेज में हमें क्या करना है, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के भी इलेक्शंस को यहाँ पर कंडक्ट करना है। और इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे हंग हाउस सिनेरियो होता है, हंग हाउस सिनेरियो का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट जो है वो रन हो रही है और उसी टाइम पीरियड पर उनके पास मेजोरिटी खत्म हो जाती है और किसी के पास कोई मेजोरिटी नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 साल के लिए असेंबली इलेक्ट हुई है, 3 साल में यहाँ पर क्या हुआ कि वो मेजोरिटी जो है वो खत्म हो गई है, अब उसकी जगह पर कोई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। तो इस कमेटी ने यहाँ पर ये बोला कि हम जब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिमेनिंग टर्म के लिए ही जो है वो इलेक्शन होगा, अगले 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं होगा। मतलब 3 साल में अगर हंग असेंबली हुई है तो आगे के 2 सालों के लिए जो है वो केवल इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाएंगे, ताकि पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आपको एक साथ यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 83 बात करता है कि जो लोकसभा है उसका जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है उसके बारे में बात करेगा। आर्टिकल 172 जो है वो यहाँ पर बात करेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब इस कमेटी ने यहाँ पर ये बोला है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और जब हम आर्टिकल 83 या आर्टिकल 172 में रिकमेंडेशंस यहाँ पर करेंगे या फिर कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पर करेंगे तो इसमें स्टेट के रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप अमेंडमेंट करते हो तो कई सारे प्रोविजन ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट को भी यहाँ पर बोलना पड़ता है कि हाँ हम इस बात के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर इस चीज की कोई रिक्वायरमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 324A अगर यहाँ पर ऐड होगा या आर्टिकल 325 में अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब स्टेट जो है वो यहाँ पर अप्रूव करेगा। ठीक है, 50% से ज्यादा जो स्टेट्स है वो यहाँ पर अप्रूव करेंगे, तभी इस चीज को जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 324A क्या करेगा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है उसे यहाँ पर अलाउ करेगा, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर में अगर आप चेंजेस यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अब आर्टिकल 325 जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो है
वो यहाँ पर क्या है कि उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे जो है वो एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, उनका इलेक्टोरल रोल में जो है वो आपको नाम देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 325 में एक कॉमन इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी बनाने के बारे में बात करी गई है, क्योंकि पंचायत वाले जो इलेक्शन हो गए, म्युनिसिपैलिटीज वाले जो इलेक्शन हो गए, इनका काम यहाँ पर कौन करेगा? इनका काम जो है वो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में अगर चेंजेस होंगे तो स्टेट का रेटिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो केवल इंडिया में नहीं हो रहे, कई सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में है, तो इसमें ये बोल दिया गया कि हर 5 साल में जो है वो इलेक्शन यहाँ पर किए जाएंगे। स्वीडन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि सेकंड संडे इन सितंबर एवरी 4th ईयर, ये फिक्स कर दिया गया है। ब्रिटेन में भी अगर आप देखोगे तो चीजें जो है एवरी 5th ईयर ऑन द फर्स्ट थर्सडे ऑफ मे, यहाँ पर ये डिसाइडेड है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका, स्वीडन और ब्रिटेन, ये पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहां पर असेंबलीज के और जो भी आप ये मान लीजिए कि जो नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं वो साथ में होते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब उसके बाद अगली चीज अगर हम देखेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, है ना, मतलब कौन कौन से बेनिफिट्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहली बात अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। मतलब जब कभी भी इलेक्शन यहाँ पर आते हैं तो चाहे वो सेंट्रल मशीनरी हो, स्टेट मशीनरी हो, वो सब लोग इलेक्शन में यहाँ पर लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, गवर्नेंस है, इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता है। तो वो चीजें जब एक ही बार इलेक्शन होगा तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा मिटिगेट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब भी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब किसी भी इलेक्शन के टाइम पीरियड पर इंट्रोड्यूस की जाती है तो नई पॉलिसीज वगैरह, है ना, कुछ चीजें जो प्रोजेक्ट वगैरह आपके चल रहे हैं वो सब चीजें उतनी तेजी से यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नहीं दिखाई देते। तो जब एक बार इलेक्शन होगा तो एक ही टाइम के लिए जो है वो थोड़ा सा, है ना, होल्ड किया जाएगा उन पर्टिकुलर प्रोसेसेस को, और बाकी टाइम पीरियड पर जो है वो चीजें बहुत आसानी से चलती हुई दिखाई देंगी। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल करप्शन को भी जो है वो यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो इलेक्शंस में क्योंकि बहुत खर्चा आता है, डोनेशंस वगैरह यहाँ पर की जाती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को जो है वो यहाँ पर मिटिगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कॉस्ट सेविंग एंड इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया कि जो हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें 11 करोड़ रुपए का खर्चा यहाँ पर आया था, लेकिन 2019 के इलेक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 60,000 जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि खर्चा आपको देखने को मिल रहा है। तो कॉस्ट भी जो है वो यहाँ पर सेव की जा सकती है। अगली बात अगर हम देखेंगे तो सिटीजन्स के लिए भी कन्वीनियंस यहाँ पर रहेगा, मतलब बार बार आपको वोट नहीं डालना है ना, कि लोकसभा के वोट डाल रहे हो, फिर स्टेट असेंबलीज के वोट डाल रहे हो, फिर लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं उनके वोट यहाँ पर डाल रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई बार अगर आप देखोगे ना तो इलेक्टोरल रोल वगैरह से नाम वगैरह भी यहाँ पर मिसिंग हो जाता है, तो एक कॉमन अगर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो भी लॉ इन्फोर्समेंट रिसोर्सेस होते हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह के टाइम पीरियड पर आपने देखा होगा कि जो भी सीएपीएफ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। और साल में अगर मान लीजिए कि 5 बार इलेक्शन हो रहे हैं तो 5 बार इस तरीके की मूवमेंट यहाँ पर होगी। और आपके जो दूसरे स्कूल के टीचर्स है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन सब लोगों की भी जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होती हुई आपको दिखाई देती है। तो उन सब चीजों को भी हम चैनलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग जो आपको देखने को मिलेगा, इसे यहां पर कर्व किया जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आज इस पार्टी में हूं, मुझे सामने वाली पार्टी ने बोला कि आपको मिनिस्टर बना देंगे, आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओ, तो मैं वहां चला गया, फिर वहां से कहीं और चला गया। ठीक है, गयालाल की स्टोरी पढ़िएगा, गयालाल की स्टोरी में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या है कि जब टेन्योर फिक्स है कि 2029 में अगर इलेक्शन हुए हैं तो 2034 में ही इलेक्शन होंगे और कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह को कर्व कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो एंटी डिफेक्शन लॉज वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, ताकि कोई इलीगल तरीके से जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में यहाँ पर ना जाए, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग टाइम पर इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर अलग हो रहे हैं, स्टेट लेवल पर अलग हो रहे हैं, तो स्टेट लेवल पर फ्रीबीज यहाँ पर अनाउंस की जाती है कि भैया आप हमें वोट करिए, हम जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस में जो फ्रीबीज अनाउंस की जाती है, इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा खर्चा भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो उस चीज को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। अब उसके बाद ये तो सारे के सारे जो है वो प्रोज आपको देखने को मिलेंगे। अब कई सारे कॉन्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली बात, आर्टिकल 83(2)
और 172 ये बोलता है कि 5 साल में जो है वो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा या स्टेट असेंबलीज जो है वो आपको डिसॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर मान लीजिए कि सभी इलेक्शंस में इस तरीके की सिचुएशन नहीं बनी है ना, कहीं पर डिफेक्शन हो गया, कहीं पर मेजोरिटी खत्म हो गई, या फिर अगर आप देखोगे तो कहीं पर अगर प्रेसिडेंट रूल वगैरह लग गया, तो वहां पर आप इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करोगे? मतलब ये जो एक साथ इलेक्शन वाली बात हो रही है, इस इलेक्शन की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स अगर आ जाती हैं, या फिर आप ये मान लीजिए कि इनके अगेंस्ट में कोई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तब यहां पर क्या किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं, है ना, मतलब हम इतनी सारी वोटिंग मशीन, हम इतने सारे पर्सनल, हम इतने सारे रिसोर्सेस, हम इतने सारे वीवीपैट, वो कैसे यहाँ पर अरेंज करेंगे, है ना? तो उनके अरेंज करना, उनको सिक्योर करना, ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। फिर उसके बाद फेडरल कंसर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप ये देखोगे कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 1 है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स यहाँ पर कहता है, ठीक है? तो स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, वो अपने हिसाब से इलेक्शंस वगैरह जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे, अपने हिसाब से अपने राइट्स को यहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि क्लैशेस देखने को मिलेंगे, स्टेट की जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखाई देगी। कई सारे अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 371, जिसमें हमने कई सारे स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर दिए, उनको आप किस तरीके से टैकल करने वाले हो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये बात क्लियर कट बोली गई है कि जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है ना, मतलब बिना अमेंडमेंट करे हम वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से बिल्कुल इंप्लीमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक बेनिफिट ऑफ रिकरेंस, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि रिकरेंट इलेक्शंस अलाउ फ्रीक्वेंट वोटर एक्सप्रेशन, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन हुए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे से काम यहां पर नहीं किया, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप स्टेट इलेक्शन में जो है वो यहाँ पर क्या है कि वोटर अपना एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखा सकता है, लेकिन जब साथ में ही इलेक्शन यहाँ पर होंगे तो ये जो रिकरेंस आपको यहाँ पर क्या होता है कि एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गड़बड़ होती हुई दिखाई देंगी। तो आप ये मान लीजिए कि जो डिस्टिंक्ट डिमांड वगैरह होती है सभी स्टेट्स की, उनको भी यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो जो सेंट्रल वाला इश्यू चल रहा है उसी के बेसिस पे ये सारे के सारे काम जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बायस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक रिपोर्ट यहाँ पर बताई गई है, उसमें ये बोला गया है कि 77% चांसेस उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की जीतने के हो जाते हैं जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं। और अगर मान लीजिए कि दोनों इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन हैं या फिर जो आपके स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है, अगर वो 6 महीने भी आसपास आपको देखने को मिले, तो सेम पार्टी के जीतने के चांसेस जो है वो 61% आपको देखने को मिलेंगे कि भाई नेशनल इशू को बेसिस बनाकर स्टेट के जो इलेक्शन है उनको भी यहाँ पर जीत लिया जाए। कॉस्ट इंप्लीकेशंस के बारे में बात हो रही है कि भैया इनिशियल जो फंडिंग वगैरह यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली हमको बहुत ज्यादा जो फंड है वो यहाँ पर इंजेक्ट करना होगा, तभी हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। लीगल कंसर्न भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोला गया। एसआर बोम्मई केस था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस केस में ये बोला है कि स्टेट की ऑटोनॉमी होगी और स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। तो अगर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है उनकी ऑटोनॉमी को खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं लीगल कंसर्न भी जो है वो इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद लैंग्वेज बायस है, जैसे हाई लेवल कमिटीज वेबसाइट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो बाकी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रही हैं उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब जितनी भी अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो या तो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं या दोनों में होते हैं, लेकिन बाकी की जो लैंग्वेजेस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो अलग अलग तरीके के रीजन है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसे डिमोनेटाइजेशन यहाँ पर किया गया था तो आरबीआई को जो है वो कोई अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसको यहाँ पर कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जाएगी या फिर वो कितना इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर काम करेगा, ये सब भी पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ कॉन्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जो कमेटी की रिकमेंडेशन है और जो आगे इंप्लीमेंटेशन इन पर्टिकुलर पॉलिसीज का होगा उनके लिए एक प्रॉपर वे है जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, कंक्लूजन यहाँ पर होना चाहिए कि हम किस तरीके से काम करें। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो है वो इलेक्शन करवाना है, तो एक साथ यहाँ पर चीजें हो जाएंगी, तो जो गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें इसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी इनहेंस होगी, है ना, इंक्लूसिविटी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद वोटर्स के लिए भी काफी ज्यादा जो है वो इजी है, पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वोटर का कॉन्फिडेंस भी जो है वो आपको बूस्ट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई मेरे पर्टिकुलर
एक वोट पे या एक टाइम पर जो मैं वोट यहाँ पर दे रहा हूँ उसकी वजह से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर जो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है उन सब चीजों का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। अब आगे ये होगा कि जो 22nd लॉ कमीशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पर ये रिपोर्ट भेजी जाएगी साइमल्टेनियस, जो यहाँ पर पोल से रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में फोकस किया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है, ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगाई जा रही है कि ये पर्टिकुलर कमीशन जो है वो 29 के जो जनरल इलेक्शंस यहाँ पर होने वाले हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है और इसमें मैंने आपके पूरे के पूरे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है क्वेश्चन पेपर में तो आप उसे भी यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।